स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तर्कस क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के राज्य दर्शन सीरीज में तमिलनाडु के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? तमिलनाडु के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में तमिलनाडु के बारे में A to Z पढ़ेंगे, वो भी मैप के साथ देखिए पढ़ेंगे। ठीक है ना। और अगर जो आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी ग्रुप में अपने शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। पहला है राजकीय प्रतीक। यहाँ का राजकीय पशु क्या है? नीलगिरी तहर है। ये नीलगिरी तहर है और ये एक बकरी की प्रजाति है। ठीक है, और इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर चलाया है। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु ने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है? तो नीलगिरी तहर चलाया है। यहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? तो पन्ना कबूतर, इमेल्ड डव। ठीक है, ये रहा पन्ना कबूतर। राजकीय वृक्ष कौन सा है? ताड़ का पेड़। ठीक है, राजकीय फूल क्या है? ग्लोरियोसा लिली। ठीक है, और राजकीय खेल क्या है? कबड्डी। राजकीय फल क्या है? कटहल, जिसे जैक फ्रूट बोलते हैं इंग्लिश में। राजकीय गीत क्या है? तमिल थाई बजत हो। ये एकदम मोस्ट VVI है। ठीक है, क्योंकि ये भी एकदम लेटेस्ट है, करंट अफेयर में भी पूछ सकता है कि तमिलनाडु का राजकीय गीत कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? तमिल थाई वजथु। ठीक है, तो राजकीय गीत कौन सा हो गया? तमिल थाई वजथु। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। राजकीय पशु नीलगिरी तहर, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष ताड़ का पेड़, राजकीय फूल ग्लोरियोसा लिली, राजकीय खेल कबड्डी, राजकीय फल कटहल, राजकीय गीत तमिल थाई वजथु। ठीक है, नेक्स्ट आगे है तमिलनाडु जो है कुल 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये उत्तर में है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये हो गया उत्तर पश्चिम में कर्नाटका। ठीक है, और ये हो गया पश्चिम में केरलम। ठीक है, और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुद्दुचेरी है। तो देखिए पुद्दुचेरी एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये तमिलनाडु राज्य की सीमा के अंदर है। ठीक है, और टोटल 3 जगह पुद्दुचेरी इंडिया में है। ठीक है, तो 2 जगह तो मैंने आपको बता दिया है और 1 जगह आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे लंबी सीमा जो है किसके साथ साझा करती है? तो देख लीजिए केरल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा कर रहा है? तो आंध्र प्रदेश के साथ। तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा होता है तमिलनाडु का? तो केरलम के साथ, और सबसे छोटी आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भारत का कौन सा राज्य जो है 3 सागरों से घिरा हुआ है? तो क्या हो जाएगा आंसर? तमिलनाडु। देखिए एक है बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया इंडियन महासागर। ठीक है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर इधर हो गया, और इधर हो गया अरब महासागर। ठीक है, इधर कौन सा हो गया? अरब महासागर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे है कि भौगोलिक संरचनाएं, तमिलनाडु की भौगोलिक संरचनाएं। उसमें सबसे पहले देखते हैं पर्वत श्रेणियाँ। पहले है नीलगिरी हिल्स, दूसरा है अन्नामलाई हिल्स, तीसरा है प्लानी हिल्स, चौथा है कार्डमम हिल्स, जिसे इलायची की पहाड़ियाँ बोलती है, और कार्डमम का हिंदी होता है इलायची। चौथा है अगत्यार मलाई। ठीक है, और सेबरॉय हिल्स और जवादी हिल्स। ठीक है, तो इसे आप सीक्वेंस से याद रख सकते हैं कि नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, प्लानी हिल्स, कार्डमम हिल्स, अगत्यार मलाई, सेबरॉय हिल्स, जवादी हिल्स। ठीक है, आगे क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। अनाईमुडी कहाँ पाया जाता है? ये अन्नामलाई का सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? अनाईमुडी की। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक है, अगला है कोरोमंडल तट। ये जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु का पूर्वी तट है ना, क्योंकि पूर्व में ही तट है इसका। तो पूर्वी तट जो है तमिलनाडु का, ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, और यहीं पर लौटते मानसून में बारिश होती है। जब मानसून लौटता है तो यहाँ पे बारिश होती है। किस महीने में? तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। ठीक है, तो लौटते मानसून में बारिश कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। किस महीने में? तो जनवरी से फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक। ठीक है, अगला है यहाँ की
खाड़ी, तो यहाँ देखिए 2 खाड़ी है, एक है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। तो 2 खाड़ियों के साथ भारत और श्रीलंका जो है अलग अलग होता है, एक गल्फ ऑफ मन्नार और एक पाक की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट अगला है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या। तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 39 है। भारत में सीटों के मामले में 5वां सबसे बड़ा राज्य है ये, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि पहला कौन सा है, कमेंट में आप लोग को इसका रिप्लाई देना है, ठीक है। तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 18, लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा का 2, 3, 4, ठीक है। और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में इस साल ज़रूर पूछेगा कि तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2, 3, 4, और पूर्ण बहुमत के लिए कितने चाहिए, 118 चाहिए, ठीक है। इस पे अभी तमिलनाडु में जो चुनाव हुआ है जिसमें ये विजय बने हैं सीएम वहाँ के, तो बहुत यहाँ पे ड्रामा हुआ है 118 सीट लाने के लिए, पूर्ण बहुमत लाने के लिए, ठीक है। वो कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे आप लोग से। तो आगे देखते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सी जोसेफ विजय, ठीक है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, सी जोसेफ विजय। अच्छा, विधान परिषद नहीं है तमिलनाडु में, विधान परिषद को 1986 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया, यानी 1986 से पहले यहाँ विधान परिषद था, ठीक है। तो आप लोग को अब ये भी कमेंट में बताना है कि भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, जहाँ विधान परिषद पाए जाते हैं। तो टोटल 5 राज्य है, तो आप लोग को कमेंट में 5 के नाम बताने हैं, ठीक है। इन्होंने 10 मई 2026 को शपथ लिया। कब शपथ लिया, तो 10 मई 2026 को। इनकी पार्टी का क्या नाम था, TVK, पार्टी का नाम क्या था, TVK, तमिलगा वेट्टी कड़गम, तमिलगा वेट्टी कड़गम, ठीक है। पार्टी का नाम TVK। 1967 के बाद पहली बार है जब DMK और AIADMK के बाहर का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है। वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कौन है वर्तमान राज्यपाल, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। किन की जगह लिए थे, तो RN रवि की जगह लिए थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आगे देखते हैं, आगे है कला, संस्कृति और त्यौहार। यहाँ त्यौहार कौन कौन सा है, तो देखिए तमिलनाडु में त्यौहार को तिरुविजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिरुविजा, ठीक है। पोंगल, यह 4 दिनों का फसल उत्सव है। पोंगल कितने दिन का फसल उत्सव है, 4 दिन का। पोंगल कैसा उत्सव है, तो फसल उत्सव है, ठीक है। पोंगल कैसा उत्सव है, फसल उत्सव है, ठीक है। तो पहला दिन भोगी पोंगल, पहला दिन भोगी पोंगल, इंद्रदेव की पूजा होती है, पुराने सामान को इस दिन जलाते हैं, ठीक है। दूसरा है सूर्य पोंगल, ये मुख्य दिन होता है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में नए चावल बनाते हैं इस दिन। अगला है मट्टू पोंगल, पशुओं विशेषकर बैलों की पूजा होती है। इसी दिन जलीकट्टू होता है। तो ये आप लोग को एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जलीकट्टू जो है पोंगल के कौन से दिन मनाए जाते हैं, ठीक है। तो तीसरे दिन, ठीक है। या ऐसे पूछ सकता है कि किस पोंगल को जलीकट्टू मनाया जाता है, तो मट्टू पोंगल के दिन जलीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। अगला है कानम पोंगल, परिवार से मिलना और सामूहिक भोज, ठीक है। आगे है मदुरई चित्रई महोत्सव, ये लगभग 1 महीना तक चलने वाला महोत्सव है। यह है तंजौर पेंटिंग, तमिलनाडु की प्रसिद्ध पेंटिंग शैली है जिसमें सोने की पन्नी का उपयोग होता है। संगम साहित्य, प्राचीन तमिल साहित्य का संग्रह जो दक्षिण भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। फिर से इसको देखते हैं कि पोंगल कितने दिन मनाया जाता है, तो पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। पहला है भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कानम पोंगल, ठीक है। 4 दिन तक भोगी सूर्य मट्टू कानम। तो जलीकट्टू जो है किस दिन मनाया जाता है, तीसरे दिन या मट्टू पोंगल के दिन, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है थाई पुषम, ठीक है। भगवान मुरुगन को समर्पित है। भक्त कावड़ी यानी कि कावड़ उठाते हैं और शरीर के अंगों में सुइयाँ चुभवाते हैं, ठीक है। अगला है नाट्यांजलि उत्सव, चिदम्बरम मंदिर में ये आयोजित होता है। नाट्यांजलि महोत्सव कहाँ होता है, तो चिदम्बरम मंदिर में आयोजित होता है। कार्तिकेय दीपम, इसे रोशनी का त्यौहार कहते हैं। कार्तिकेय दीपम को क्या कहते हैं, रोशनी का त्यौहार कहते हैं। यह कार्तिकीय, जिसे भगवान मुरुगन भी कहा जाता है, ठीक है, के जन्म पर मनाया जाता है। तिरुवन्नामलाई पहाड़ी पर विशाल दीप जलाया जाता है। किस पहाड़ी पर, तिरुवन्नामलाई पहाड़ी पर, तिरुवन्नामलाई पहाड़ी पर जो है विशाल दीप जलाया जाता है। कब जलाया जाता है, कार्तिकाई दीपम, इसे रोशनी का त्यौहार कहा जाता है, ठीक है। अगला है पुथंडू,
तमिल नववर्ष है, एकदम याद रखिएगा ये क्वेश्चन, शायद एक बार एनटीपीसी में इसको पूछा है कि तमिल नववर्ष जो है, तमिल नववर्ष कौन सा त्यौहार है। ऑप्शन दे दिया था थाईपुसम, पुतंडु, पोंगल और जल्लीकट्टू, है ना, महामहम। तो आपको क्या लगा के आना है, पुथंडु। पुथंडु जो है तमिल नववर्ष है, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, अप्रैल के मध्य में। अगला है महामहम, इसे दक्षिण का कुंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है महामहम। इसे क्या कहा जाता है, दक्षिण का कुंभ कहा जाता है। यह कुंभकोणम में हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। अगला है जल्लीकट्टू, यह मट्टू पोंगल का हिस्सा है, पहले ही बता चुके हैं। ये रहा जल्लीकट्टू त्यौहार, है ना। साड़ को बस में करते हैं, साड़ को गले लगाते हैं। इसे प्राचीन काल में एरुथु जुबुथल कहते थे, ठीक है। साड़ को गले लगाना कहते थे। आगे देखते हैं। अगला है शास्त्रीय नृत्य। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम आंध्र प्रदेश, ठीक है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य ये कहलाता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, इसे पहले सादिर अट्टम या दासी अट्टम कहा जाता था, ठीक है। इसे पहले क्या कहा जाता था, सादिर अट्टम या दासी अट्टम। सादिर अट्टम या दासी अट्टम। ये एसएससी या रेलवे में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सादिर अट्टम यानी कि किस नृत्य को प्राचीन काल में सादिर अट्टम कहा जाता था। तो ऑप्शन आया था भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ठीक है। और 2 ऑप्शन कुछ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, तो ई कृष्णा अय्यर, रुक्मिणी देवी अरुंडले और तंजौर चतुष्टय, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कुछ लोक नृत्य, वो तो हो गया शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, और उसके अलावा भी कुछ वहाँ के लोक नृत्य है, जैसे कि करगम है, कवाड़ी अट्टम है, पोइकल कुथरई अट्टम है, मयिलट्टम है, ओयिलट्टम है, सिलवट्टम, पुलियट्टम, कुम्मी, ठीक है। तो करगम में क्या होता है, तो सिर पर पानी का कलश संतुलित करके किया जाने वाला डांस है ये। यह वर्षा की देवी मरियम्मन को समर्पित है। वर्षा की देवी कौन है, तो मरियम्मन, उनको समर्पित है करगम, ठीक है। आगे है कवाड़ी अट्टम। तो भगवान मुरुगन के भक्त लकड़ी के धनुषाकार ढांचे को कंधे पर रख कर नाचते हैं, कवाड़ी अट्टम, ठीक है। अगला है पोइकल कुथुरई अट्टम, इसे झूठे पैर वाला घोड़ा नृत्य कहते हैं। डांसर लकड़ी के बने कृत्रिम घोड़े के अंदर खड़े होकर नाचता है, ठीक है। अगला है मयिलट्टम, इसे मौर्य नृत्य कहा जाता है। मयिलट्टम को क्या कहा जाता है, मौर्य नृत्य। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किस नृत्य को जो है मौर्य नृत्य कहा जाता है, ठीक है। तो डांसर जो है मोर के पंखों वाली वेशभूषा पहनता है और मौर्य नृत्य करता है। अगला है ओयिलट्टम, भव्यता का नृत्य। इसमें पुरुष एक पंक्ति में हाथ में रंगीन रुमाल लेकर तालबद्ध तरीके से नाचते हैं। अगला है सिलवट्टम, यह एक मार्शल आर्ट नृत्य है, ठीक है। सिलवट्टम क्या है, एक मार्शल आर्ट नृत्य है जिसमें लाठी का प्रयोग किया जाता है। तो सिलवट्टम क्या है, तो एक मार्शल आर्ट नृत्य है, ठीक है। अगला है पुलियट्टम, ये बाघ नृत्य जिसको बोला जाता है। डांसर अपने पूरे शरीर पर बाघ जैसी धारियाँ पेंट करते हैं और पूँछ लगाकर बाघ जैसी हरकतें करते हैं। अगला है कुम्मी, यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र नहीं होता है, केवल तालियां बजाकर लय बनाई जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको कि कौन कौन सा लोक नृत्य है। तो करगम, कवाड़ी अट्टम, पोइकल कुथरई अट्टम, मयिल अट्टम, ओयिलट्टम, सिलबट्टम, पुलियट्टम और कुम्मी, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है मंदिर वास्तुकला। जो दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला होती है वो द्रविड़ शैली की होती है। कौन सी शैली की होती है, द्रविड़ शैली। और उत्तर भारत की कौन सी होती है, तो नागर शैली होती है, ठीक है। तो दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और उत्तर भारत की नागर शैली, और जो दोनों का मिक्सअप होता है उसे बोलते हैं बेसर शैली, ठीक है। तो बेसर शैली कहाँ होता है, तो ये मध्य भारत में पाया जाता है। बेसर शैली मध्य भारत में पाया जाता है, ठीक है। बेसर शैली कहाँ पाया जाता है, मध्य भारत में पाया जाता है बेसर शैली, है ना। तो द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का मिक्सअप क्या होता है,
तो बेसर शैली होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि बृहदेश्वर मंदिर, ये कहाँ है? तो तंजावुर में है। यूनेस्को द्वारा इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को स्थल घोषित किया गया है। ये ग्रेनाइट से बना पहला मंदिर है। ठीक है, आगे है महाबलीपुरम रथ मंदिर और शोर मंदिर, इसे किसने बनाया? तो पल्लव वंश ने। महाबलीपुरम में कौन कौन सा मंदिर है? रथ मंदिर है और शोर मंदिर है। इसे किसने बनाया? तो पल्लव वंश ने बनाया। ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम में स्थित है। ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? दारासुरम में स्थित है। अगला है मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये कहाँ है? मदुरई में। वास्तुकला का बिजोड़ नमूना है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर जो है वास्तुकला का बिजोड़ नमूना है। ये कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। आगे क्या है कि चोल वंश के 3 मंदिर, बृहदेश्वर जो कि तंजावुर में है ना, और एक बृहदेश्वर जो है गंगईकोंडा चोलपुरम में है, और ऐरावतेश्वर मंदिर को मिलाकर ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स कहा गया है। बृहदेश्वर तंजावुर और बृहदेश्वर गंगईकोंडा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर को मिलाकर ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स कहा जाता है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ठीक है, चोल वंश के 3 मंदिर कौन कौन से? बृहदेश्वर तंजावुर, बृहदेश्वर गंगईकोंडा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर, तीनों को मिलाकर ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स कहा जाता है। आगे है पंचरथ मंदिर। महाबली में पल्लव काल में 5 रथ मंदिर बनाए गए थे जो एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाए गए। ये 5 रथ मंदिर जो है एक ही पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, आगे है नटराज की मूर्ति। चिदम्बरम का थिल्लई नटराज मंदिर भगवान शिव के आनंद तांडव के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ से चोल काल की प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियाँ प्रेरित है। नटराज की मंदिर कहाँ है? तो चिदम्बरम में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि किस मंदिर के शिखर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है? किस मंदिर के शिखर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। क्या हो जाएगा? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट आगे है तमिलनाडु के प्रमुख नेशनल पार्क और अभयारण्य। तो पहला है मुदुमलई, यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो मुदुमलई कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। यहाँ एलिफेंट वीपर्स वाली एक मूवी आई थी, जैसे ऑस्कर विजेता वो थी मूवी डॉक्यूमेंट्री में, तो डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में था, तो वो उस मूवी का क्या नाम था? एलिफेंट विस्पर्स। ये कहाँ शूटिंग हुई थी? तो मुदुमलई में शूटिंग हुई थी। ठीक है, कौन सा मूवी? एलिफेंट विस्पर्स। एलिफेंट विस्पर्स मूवी जो है ये डॉक्यूमेंट्री थी, मूवी नहीं थी, ये डॉक्यूमेंट्री थी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री। ये कहाँ शूट हुआ था? तो मुदुमलई में शूट हुआ था, मुदुमलई वन्य जीव अभयारण्य में। ठीक है, आगे है मन्नार की खाड़ी। यह भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है। ठीक है, भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डुगोंग। डुगोंग क्या होता है? तो समुद्री गाय होता है, उसको डुगोंग बोलते हैं। डुगोंग क्या होता है? समुद्री गाय होता है। अन्नामलाई, इसे पहले टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता था। यह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम घाट में स्थित है। टॉप स्लिप के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता था? तो अन्नामलाई। ठीक है, आगे है टॉप स्लिप के नाम से किस अभयारण्य को जाना जाता था? तो अन्नामलाई। ठीक है, आगे है गिंडी। यह भारत के बहुत कम नेशनल पार्कों में से एक है जो शहर के अंदर, चेन्नई के अंदर स्थित है गिंडी अभयारण्य। ये भारत के बहुत कम नेशनल पार्कों में से एक है गिंडी। मुकुर्थी, ये विशेष रूप से नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए जाना जाता है। मुकुर्थी कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर है, और ये नीलगिरी तहर जो बताए थे उसके संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। नीलगिरी तहर क्या है? तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ठीक है, आगे देखते हैं नीलगिरी तहर। तो ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है। मुकुर्थी नेशनल पार्क इसका मुख्य निवास स्थान है। ठीक है, आगे है सतमंगलम टाइगर रिजर्व STR। इसे हाल ही में TX2 अवार्ड मिला है। क्या मिला है? TX2 अवार्ड वैसे वन्यजीव अभयारण्य को दिया जाता है जो बाघों की संख्या को दुगना करता है। ठीक है, तो देखिए ये T गुना 2 है। ठीक है, तो टाइगर को 2 गुना किया है, इसलिए इसको TX2 अवार्ड मिला है। यह पश्चिमी और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों के मिलन स्थल पे स्थित है। ये मिलन स्थल कौन सा है? तो नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं मिलन स्थल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है वेदांतगल पक्षी अभयारण्य। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य जो है भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है, वेदांतगल पक्षी अभयारण्य। तो इसको
VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी पूछेगा, ठीक है। तो वेदांतिकल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो तमिलनाडु में है और ये भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। आगे है अन्नामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो यह जो है हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल है। अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व यह हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे है प्रमुख पक्षी अभयारण्य। पॉइंट कैलिमर, यह पक्षी अभयारण्य ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट कैलिमर यह एक रामसर साइट भी है। पॉइंट कैलिमर जो है एक रामसर साइट भी है। बिल्लोड, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। बिल्लोड को क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो बिल्लोड पक्षी अभयारण्य को। चित्रगुड़ी और कांजीरकुलम ये दोनों रामसर साइट्स हैं और प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। कौन कौन सा, चित्रगुड़ी और कांजीरकुलम, ठीक है। आगे है कुंतनकुलम, यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है। कुंतनकुलम दक्षिण भारत का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र। आगे है टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु में कुल 5 टाइगर रिजर्व है। पहला कलक्कड़ मुंडनथुरई, यह तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व था। तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, तो कलक्कड़ मुंडनथुरई। आगे अन्नामलाई, इसे हाथी गलियारे के रूप से भी जाना जाता है। अन्नामलाई को क्या जाना जाता है, हाथी गलियारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत हाथी पाया जाता है। मुदुमलई, यह बाघों की घनत्व काफ़ी अधिक है, ठीक है। तो मुदुमलाई में क्या है, तो बाघों का घनत्व काफ़ी अधिक है। और अन्नामलाई में क्या है, हाथी गलियारे के रूप में भी जाना जाता है। आगे सत्यमंगलम, इसे T-2 अवार्ड मिला था अभी। श्री विल्लीपुथुर मेलामलाई, यह तमिलनाडु का सबसे नया टाइगर रिजर्व है। 5वां श्री विल्लीपुथुर मेलामलाई। पहला कौन सा है, कलक्कड़ मुंडनथुराई, और लास्ट में क्या है सबसे नया, तो श्री विल्लीपुथुर मेलामलाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे है कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जगह हैं, जैसे कि भारत की पहली समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डुगोंग के लिए, जो कि एक समुद्री गाय है, ठीक है। आगे है रामसर साइट की संख्या। तमिलनाडु में भारत की सबसे अधिक रामसर साइट, टोटल कितना, 18 है। अगस्त्यमलाई, यह केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा पर स्थित एक प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। तो सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। भारत की सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। कितने, तो 18। कितने हैं, 18, ठीक है। कल्लिवल्ली आर्द्रभूमि, इसे हाल ही में 16वें पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। कल्लिवल्ली आर्द्रभूमि। आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे मोयार नदी, यह मुदुमलई नेशनल पार्क के बीच से बहती है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आगे भी एक पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से बहने वाली नदी कौन सी है, तो रामगंगा है ना। तो उसी तरह से कि मुदुमलई नेशनल पार्क के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है, तो मोयार नदी है। ताम्रपनी नदी, तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व इसी के जलग्रहण क्षेत्र में है, ठीक है। तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व से बहने वाली नदी कौन सा है, तो ताम्रपर्णी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कि तमिलनाडु की प्रमुख जनजातियाँ। टोडा जनजाति, यह इसका निवास स्थान है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये विशेषता इसका क्या है, तो ये लोग भैंस पालने का काम करते हैं और इनके मंदिर घर जो है अर्धगोलाकार होते हैं, ठीक है। टोडा भाषा द्रविड़ परिवार से है। ये लोग शाकाहारी होते हैं और इनका समाज मार्ती सत्तात्मक हुआ करता था। तो टोडा जनजाति सबसे प्रमुख है, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। अगला है इरूला जनजाति, ये सांप पकड़ने और शहद इकट्ठा करने में माहिर होते हैं। इरूला जनजाति, कौन सा जनजाति, तो इरूला जनजाति है, ठीक है। सांप का जहर निकालने के लिए इन्हें विश्व स्तर पहचान मिली हुई है, इसलिए इन्हें सांपों का राजा भी कहा जाता है। तो सांपों का राजा किसे कहा जाता है, इरूला जनजाति को। सांपों का राजा किसे कहा जाता है, इरूला जनजाति को, ठीक है। सांपों का राजा इरूला जनजाति। और टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करता है। आगे है बड़ागा जनजाति, ये भी नीलगिरी क्षेत्र के विशेष का सबसे बड़ा स्वदेशी समूह है, ठीक है। ये मुख्य रूप से कृषि और चाय के बागानों में काम करते हैं। इनकी अपनी विशिष्ट बड़ागा भाषा है, ठीक है। आगे है कोटा जनजाति,
ये कुशल कारीगर होते हैं। ये लोहार का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना और संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कोटा जनजाति। आगे कुरुम्बा जनजाति। इन्हें प्राचीन काल में जादू टोना और जड़ी बूटी के ज्ञान के लिए जाना जाता था। ये लोग मुख्य रूप से जंगल में शहद और फल इकट्ठा करने का काम करते हैं। ठीक है, तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में है और नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। इरोला जनजाति को सांपों का राजा कहा जाता है। बडागा जनजाति एक विशेष भाषा बोलता है, बडागा। ठीक है, और कोटा जनजाति एक कुशल कारीगर होते हैं। और कुरुम्बा जनजाति जादू टोना और जड़ी बूटी के ज्ञान के लिए ये फेमस है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ के समुद्री बंदरगाह। तमिलनाडु भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। 3 मेजर बंदरगाह तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 3 सबसे बड़े बंदरगाह हैं। पहला कौन सा है? तो चेन्नई पोर्ट। ठीक है, पहला कौन सा है? चेन्नई पोर्ट। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है और एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह बंगाल की खाड़ी का सबसे पुराना बंदरगाह भी है। बंगाल की खाड़ी का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई पोर्ट। ठीक है, यह दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। आगे है एन्नौर पोर्ट। यह भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है, पब्लिक कंपनी के रूप में पंजीकृत। इसे चेन्नई पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था, एन्नौर पोर्ट। ठीक है, तो भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह एन्नौर पोर्ट। आगे तुतीकोरिन पोर्ट, जिसे वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है। इसे मोतियों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ से मोती निकाले जाते थे और यहाँ एक कृत्रिम गहरा बंदरगाह है। ठीक है, तो मोतियों का शहर तुतीकोरिन और ये कृत्रिम गहरा बंदरगाह है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यह भारत का चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे तमिलनाडु के दूसरे प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, कोयम्बटूर को। तिरुचिरापल्ली, जिसे त्रिची भी कहा जाता है, यह राज्य का एक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मदुरई हवाई अड्डा दक्षिण तमिलनाडु का मुख्य केंद्र। ठीक है, मदुरई हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, चेन्नई, ये 4 मुख्य हवाई अड्डे वहाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे है यहाँ के प्रमुख उद्योग। ऑटोमोबाइल्स, ये कहाँ है? तो चेन्नई में। भारत की 30% से अधिक कारें यहीं बनती है, hyundai, फोर्ड और रेनॉल्ट। वो ऑटोमोबाइल चेन्नई। ठीक है, कपड़ा कोयम्बटूर, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड में था और यहाँ कपड़ा बनता था। और देखिए यहाँ भी कपड़ा सबसे ज़्यादा फैक्ट्री यहाँ है, तो इसलिए इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है चमड़ा। ये कहाँ है? रानीपेट, बिल्लौर और अम्बोर। भारत के कुल चमड़ा निर्यात का 40% तमिलनाडु से होता है। कुल चमड़ा निर्यात का 40% कहाँ से होता है? तमिलनाडु से। हस्तशिल्प रेशम, कांचीपुरम। कांचीपुरम सिल्क साड़ियों को सबसे पहले जीआई टैग मिला था। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे पहले जीआई टैग किसको मिला था? तो कांचीपुरम सिल्क साड़ियों को मिला था। पटाखा उद्योग कहाँ है? शिवकाशी में। इसे लिटिल जापान कहा जाता है। पटाखा उद्योग कहाँ? शिवकाशी। इसे क्या कहा जाता है? लिटिल जापान कहा जाता है। भारत के 90% पटाखे और माचिस यहीं बनते हैं। ठीक है, कहाँ बनते हैं? तो शिवकाशी में बनते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? भारत का मतलब लिटिल जापान कहा जाता है। शिवकाशी पटाखा उद्योग के लिए फेमस है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी चेन्नई, यहाँ ओल्ड महाबलीपुरम रोड को आईटी एक्सप्रेसवे कहा जाता है। ठीक है, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, इसे क्या कहा जाता है? आईटी एक्सप्रेसवे कहा जाता है। ठीक है, आगे है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, आईसीएफ, चेन्नई में स्थित है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 यहीं बनाई गई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ी कोच निर्माता फैक्ट्रियों में से एक है। ठीक है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ चेन्नई में है। वंदे भारत एक्सप्रेस यहीं बना है। ठीक है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री एचवीएफ अवाडी में स्थित है। यहाँ भारत के मुख्य युद्धक टैंक जैसे अर्जुन और भीष्म T90 बनाए जाते हैं। हैवी व्हीकल फैक्ट्री एचवीएफ अवाडी में स्थित है। होसूर, इसे तमिलनाडु का छोटा बेंगलुरु भी कहते हैं। होसूर को तमिलनाडु का छोटा बेंगलुरु कहा जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो निर्माण का बड़ा केंद्र है, टीवीएस, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, होसूर को क्या कहा जाता है? तो तमिलनाडु का छोटा बेंगलोर भी कहा जाता है। तिरुप्पुर,
इसे भारत की निटवेयर राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ से भारी मात्रा में टी शर्ट और कपड़े का निर्यात होता है। तिरुपुर से, कहाँ से होता है? तो तिरुपुर से क्या होता है? तो टी शर्ट और कपड़े का निर्यात होता है। भारत की निटवेयर राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निटवेयर राजधानी, भारत की निटवेयर राजधानी। ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है तमिलनाडु की नदियाँ। तो कावेरी नदी, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह तमिलनाडु की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसका उद्गम कहाँ होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग, कर्नाटका से। इसका उद्गम कहाँ है? तो कर्नाटका से होता है, कुर्ग, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तमिलनाडु में प्रवेश होगेनकल जलप्रपात से के जरिए होता है। होगेनकल जलप्रपात के जरिए तमिलनाडु में प्रवेश होता है। तो होगेनकल जलप्रपात किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे। होगेनकल जलप्रपात कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है। तो पूछेगा कि तमिलनाडु में जो है कावेरी नदी किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो होगेनकल जलप्रपात के माध्यम से प्रवेश करता है। इसकी विशेषता क्या है? तो यह एक बारहमासी नदी है, क्योंकि इसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून से पानी मिलता है। कैसे? जब दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी जब मानसून चलता है तो कर्नाटका में इसको पानी मिल जाता है, और जब ये लौटता मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से पानी होता है, तो इधर कोरोमंडल तट पर इसको पानी मिल जाता है। ठीक है। आगे पल्लार नदी, यह तमिलनाडु की मुख्य नदी है। ताम्रपनी नदी, यह तमिलनाडु की एकमात्र पूर्णतः बारहमासी नदी है, जो राज्य के अंदर ही निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, राज्य के अंदर ही निकलता है और मन्नार की खाड़ी में गिर जाता है, ताम्रपनी नदी। ठीक है। आगे बैगई नदी, यह दक्षिण तमिलनाडु की महत्वपूर्ण नदी है, जो पाक जलडमरू मध्य में गिरती है। ताम्रपनी नदी जो है किस अभयारण्य से होकर के बहती है? ठीक है, आपको बताना है। अभी हम कुछ देर पहले उसको बताए थे। वो पहला टाइगर रिजर्व था तमिलनाडु का। आगे कोर्टालम जलप्रपात, इसे दक्षिण भारत का अस्पा कहा जाता है। कोर्टालम जलप्रपात को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का अस्पा कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसके पानी में औषधीय गुण होता है। ठीक है। कोर्टालम दक्षिण भारत का अस्पा, दक्षिण भारत का अस्पा किसे कहा जाता है? तो कोर्टालम जलप्रपात को कहा जाता है। कोर्टालम जलप्रपात को दक्षिण भारत का अस्पा कहा जाता है। आगे देखते हैं प्रमुख बांध, यहाँ के कुछ प्रमुख बांध हैं उसको देखते हैं। तो पहला है मेट्टूर बांध, ये किस नदी पर है? तो ये कावेरी पर है। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है, और यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। इसे स्टेनली जलाशय भी कहा जाता है। स्टेनली जलाशय भी इसे कहा जाता है, किसको? मेट्टूर बांध को। कलनई बांध, ये भी किस पे है? तो कावेरी नदी पर है, और इसे चोल राजा कारिकल ने बनवाया था। यह दुनिया का सबसे पुराना चालू बांध है। कलनई बांध कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है। ये किसने बनवाया? तो चोल राजा कारिकल ने बनवाया था, और यह दुनिया का सबसे पुराना चालू बांध है। ठीक है, यह दुनिया का सबसे पुराना चालू बांध है। आगे है भवानी सागर बांध, यह दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी बांधों में से एक है। मिट्टी के बांध बनाया गया है। ठीक है, भवानी सागर बांध, ये कहाँ है? तो भवानी, इरोड में, भवानी नदी पर, इरोड में। भवानी सागर बांध भवानी नदी पर। कलनई बांध कावेरी नदी पर। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। अगला है बैगई बांध। बैगई बांध जो है बैगई नदी पर है। मदुरै शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि मदुरै शहर की जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो बैगई नदी के किनारे। बैगई बांध किस नदी पर है? तो बैगई पर है। ठीक है। आगे है मुल्ला पोरियर बांध, मुल्ला पेरियार बांध, ये किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है? पेरियार बांध पे है, ये पेरियार नदी पर है। मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पे। ठीक है, केरल और तमिलनाडु सीमा के एकदम सीमा पे है ये। ठीक है, इसी के कारण इस पर विवाद चलता है कावेरी नदी को लेकर के। यह केरल में स्थित है और इसका संचालन और पानी तमिलनाडु द्वारा उपयोग किया जाता है, विवादित मुद्दा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कुछ करंट अफेयर। ठीक है, तो पहला है जीआई टैग 2025-26, तमिलनाडु को अब 74+ जीआई टैग के साथ भारत में दूसरे स्थान पर है। यूपी के बाद यूपी पहला स्थान पर है। ठीक है, कितना टोटल है? 74+। नवीनतम जुड़ाव बोरैयूर कॉटन साड़ी। ठीक है, काविंटपाड़ी नाटू सक्करई, नमक्कल मक्कल पाथिरांगल और थोयामल्ली चावल। ठीक है, थोयामल्ली चावल कौन कौन सा है? तो बोरैयूर कॉटन साड़ी, कविंदपाड़ी नाटू सक्करकई, नमक्कल मक्कल पाथिरांगल और थोयामल्ली चावल।
आगे क्या है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ठीक है, इसको बता चुके हैं कि राज्य सरकार ने अपने राज्य के पशु के संरक्षण के लिए यानी कि नीलगिरी तहर के लिए किया है। रामसर साइट कुल 18 है जो भारत में सबसे ज़्यादा हैं। स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स, ठीक है, चेन्नई और कोयम्बटूर को सतत शहरी विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। किसको? चेन्नई और कोयम्बटूर को। तमिल थाई बजतु निरादुन कदलु को आधिकारिक तौर पर राज्य गान घोषित किया गया। किसको? तमिल थाई बजतु को, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं कुछ तमिलनाडु से संबंधित फैक्ट। तुतिकोरिन को मोतियों का शहर, तिरुचिरापल्ली ऊर्जा उपकरण और निर्माण की राजधानी, शिवकाशी पटाखा राजधानी, इसे छोटा जापान भी कहते हैं। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इरोड पीला शहर, येलो सिटी, हल्दी उत्पादन होता है यहाँ, इसके कारण। सिंगौल नया संसद भवन में स्थापित सिंगौल जो है चोल वंश से संबंधित है। यह न्याय और राजधर्म का प्रतीक है, ठीक है। अगला है ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पंबन ब्रिज, भारत का जो है पहला समुद्री ऊर्ध्वाधर लिफ्ट रेलवे ब्रिज जो मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ता है। तमिलनाडु की तटरेखा भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है, तो सबसे पहली कौन सा है? तो गुजरात का है। तमिलनाडु की तटरेखा जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है और पहली गुजरात, दूसरा तमिलनाडु। आगे है परमाणु ऊर्जा कुडनकुलम रूस की मदद से और कल्पक्कम, ठीक है, कुडनकुलम और कल्पक्कम कहाँ है? तो परमाणु ऊर्जा है कहाँ का? तमिलनाडु का। सिंगौल यह जो है नया संसद भवन है स्थापित सिंगौल चोल वंश से संबंधित है। यह न्याय और राजधर्म का प्रतीक है, ठीक है। नेक्स्ट तो आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं किसी नए राज्य को लेकर के, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।